नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल हमने आपको एक ख़बर दी थी कि भारतीय सरकार ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया है कि वो यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने अपने कैंपस कायम करें और हिंदुस्तानी तलबा को अपने यहाँ एडमिशन दें, उन्हें पढ़ाएं ऑफ़लाइन और उसके बाद उनसे इम्तहान लें और फिर वो जो डिग्रियाँ देंगे वो उन्हीं यूनिवर्सिटियों की होगी। जैसे ऑक्सफोर्ड ने अगर कायम किया तो कोर्स हिंदुस्तान में होगा, पढ़ाई हिंदुस्तान में होगी, लेकिन डिग्री ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की ही मिलेगी। और इसी तरह अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ, उनको मदऊ किया है कि वो यहाँ पर अपने अपने ऑफ़लाइन कैंपस कायम करें। अभी इस ज़माने में और पेशरफ्त हुई है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र जो है हिंदुस्तान का कैलिफोर्निया है, सबसे ज़्यादा अमीर सूबा है हिंदुस्तान का। उसमें उसका जो दारुल हुकूमत है वो मुंबई है। तो मुंबई के साथ उसकी सिस्टर सिटी है नवी मुंबई या न्यू मुंबई। वहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है अपना इस तरह का जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर न्यू मुंबई में, वहाँ पर उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउ किया है कि वो यहाँ पर अपने ऑफ़लाइन कैंपस कायम करें। नाज़रीन, ये यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पर जिन स्ट्रीम्स में पढ़ाया करेंगी मैं उनका ज़िक्र कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो आजकल सबसे ज़्यादा मकबूल और मारूफ है, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च। इन शोबों में ख़ास तौर पर उनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी कि वो हिंदुस्तान में अपने ऑफ़लाइन कैंपस कायम करें, हिंदुस्तान के तलबा को पढ़ाएं और फिर उन्हें अपने अपने मुल्कों की डिग्रियां अता करें। नाज़रीन, एक ख़ास बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यानी उम्मीद जताई है कि हमें उम्मीद है कि ये जो अभी मतलब उनका जो न्यू मुंबई में जो ऑफ़लाइन कैंपस के लिए उन्होंने इनवाइट किया है दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को, उन्हें उम्मीद है कि तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की इसमें सरमायाकारी होगी। यानी वो जो ऑफ़लाइन कैंपस बनाएंगे दे विल इन्वेस्ट 60,000 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज़ और तकरीबन राउंड अबाउट इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू 100,000 यानी 1 लाख लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इनटॉलरेंस अपनी चरम सीमा को यानी अपनी इंतहा को पहुंच गया है। और पहले हिंदुओं के मंदिर तोड़ा करते थे, ईसाइयों के गिरजाघर तोड़ा करते थे और उसमें फ़ख्र जताया करते थे। ये पाकिस्तानियों का शेवा रहा है या यूँ कह दीजिए कि मुसलमानों का शेवा रहा है कि वो फ़ख्र से कहते हैं हम बुत शकन हैं, बुत फरोश नहीं। अब उनकी ये जो नफ़रत है इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी 2 रोज़ कबल कराची शहर में सदर का इलाका जो कि वहाँ का डाउनटाउन है, वहाँ पर अहमदियों की एक मस्जिद थी। अभी ये अहमदी हकीकत में एक फ़िरका है, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो भी अल्लाह पे ईमान रखते हैं, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने 1974 में नेशनल असेंबली में ये कानून पास किया था। भुट्टो था उस वक़्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। उसने ये कानून पास किया था कि अहमदीज़ आर नो मोर मुस्लिम्स। वो उस कानून की रूह से पाकिस्तान में उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। खैर, अभी भले ही उनको आप गैर मुस्लिम समझें, लेकिन हर आदमी को अपना अपना मज़हब
اور اپنے اپنے عقیدے کے اوپر عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بھلے دوسرا فرقہ ہو یا دوسرا دھرم ہو، دوسرا مذہب ہو، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حملے کیے جائیں، انہیں توڑا جائے۔ تو 2 روز قبل کچھ لوگوں نے اس مسجد پہ، جو احمدیوں کی مسجد ہے صدر کے علاقے میں، اس کے اوپر حملہ کیا، اسے توڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب احمدی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے احتجاج کیا، تو وہ لوگ پھر وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ جو اتوار کے روز پشاور کا سانحہ ہوا، جس میں 101 لوگ ہلاک ہو گئے اور 50-100 کے قریب زخمی ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ابھی اس کا بہت سخت ری ایکشن نکلا ہے۔ خیر، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی وہ کیا ہوا کہ کل تو پشاور میں پولیس نے جلوس نکالا، اور ابھی ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پتہ نہیں کیوں اس دن وہ پولیس کا جو آئی جی ہے، اس کا ہم نے کل آپ کو بتایا تھا، معظم جہاں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ ہمارے اوپر بیجا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی آئی جی یہ کہتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو فورس ہے، اس نے کل ایک جلوس نکالا، اور اس میں انہوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ کیا ہم پولیس والوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ابھی کچھ لوگوں نے یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ یہ طالبان کا کام نہیں تھا، جو پشاور کا حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، جس میں 101 پولیس والے، 99% پولیس والے تھے، کیونکہ پولیس لائنز میں وہ مسجد واقع ہے۔ تو ابھی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا، اس میں تحریک طالبان پاکستان شامل نہیں تھی، یہ ISI کا کام ہے، یہ پاکستان آرمی کا کام ہے۔ اب اس طرح تو پھر ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، پولیس بھی فورس گنی جاتی ہے اور آرمی بھی فورس گنی جاتی ہے، تو دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے یہ جو سانحہ ہوا اور اس میں جو نقصانات ہوئے، کل ایک تو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی جناب شہباز شریف نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، پشاور میں گورنر ہاؤس میں۔ ایک تو اس میں بھی PTI کا کوئی نمائندہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ اچھا، پھر سب ملٹی پارٹی کانفرنس MPC کے، ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ شہباز شریف نے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جو کہ منگل کے روز یعنی 7 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے سبھی پارٹیوں کو دعوت نامے بھیجے ہیں، بشمول پاکستان تحریک انصاف۔ تو کل جناب عمران خان نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا، اور اس کے 2 اسد عمر، میرے خیال میں اس نے ایک پریس کانفرنس میں سیدھا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس ملٹی پارٹی کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب ان کا جو بیانیہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ کے تھرو پاکستان کے اوپر لاد دی گئی ہے، اسی لیے ہم جو ہے اس کے میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ارے بھائی، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان میں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، ملک خانہ جنگی کے دہانے تک پہنچ گیا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ کو صرف اس بات کی تکلیف ہے یا اس بات کی شکایت ہے کہ پچھلے سال آپ سے وزارت عظمیٰ کیوں چھین لی گئی۔ یہ ہے جناب عمران خان کا بیانیہ۔ ناظرین، کل شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں اس نے اس بات، ایک تو یہ بتایا کہ اپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا ہوا، اور پھر بتایا کہ 7 تاریخ کو ہم جو ہے ملٹی پارٹی کانفرنس منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ملک کے فائنینسز کے بارے میں ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ IMF کے ساتھ 4 دن تک جو مذاکرات چلے، ابھی وہ ٹیکنیکل جو اس کی سائیڈ تھی، اس کے اوپر مذاکرات پورے ہو چکے ہیں، ابھی پالیسی فریم ورک پہ بات ہونا ہے۔ ابھی اس میں بقول شہباز شریف کے کہ اتنے سخت مطالبات ہیں IMF کے
कि उनको पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ कहते हैं कि क्या करें, हमको तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। उसमें क्या है कि जो भी सब्सिडीज़ देते रहे हैं पाकिस्तान में, अभी जैसे 300 यूनिट तक रियायती बिजली देते थे लोगों को, तो वो सभी सब्सिडीज़ एक तो IMF चाहती है वापस ले ली जाए, और फिर उसके वजह से जो नुकसान हो चुका है उसके लिए जो है लेवी लगाई जाए, ऊपर से जो है इलेक्ट्रिसिटी लेवी लगाई जाए, ताकि वो जो पहले का जो है नुकसान उसकी भरपाई हो सके। ये सब ऐसे वक्त में जब उनको ये 9th रिव्यू है $7 बिलियन का जो IMF का लोन जो 21 में मंजूर किया गया था, उसकी ये जो क्वार्टरली वो रिव्यू होता है उसका ये 9th रिव्यू है, और इसमें उनसे जो डिमांड की जा रही हैं वो इतनी सख्त है, और इसकी वजह से रुपए को फ्री फ्लोट कर दिया गया है पाकिस्तान में, उसके ऊपर कैप हटा दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 278-280 तक ये इंटर बैंक रेट है, और बाज़ार में तो कहते हैं 300 रुपये का चल रहा है डॉलर। ऐसी हालत में जो है अभी पेट्रोल के दाम इन्होंने 35 बढ़ा दिए हैं, बिजली के दाम 30 रुपये बढ़ा दिए हैं, गैस के दाम नेचुरल गैस के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। ये सब जब ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान जो है ना अपनी फजूल खर्चियों से बाज नहीं आता। हमने आपको बताया था एक प्रोग्राम में कि पाकिस्तान ने 120 करोड़ डॉलर की जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरियस जो व्हीकल्स हैं, पिछले 6 महीने में इन्होंने इंपोर्ट की है। अब इनकी अपनी कारस्तानियाँ ही ऐसी हैं कि उन्हें कोई फ़िक्र नहीं पाकिस्तान की। हमें तो लगता है बहुत जल्द ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, कुछ लोग तो कहते हैं टेक्निकली इट हैज़ डिफ़ॉल्टेड, बट उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अभी हमें लगता है कि बहुत जल्द ये इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि ये अनाउंस कर देंगे कि अब हम किस्त देने के पोजीशन में नहीं हैं। अच्छा, ये इसके बारे में लोग ये भी बता रहे हैं, इनका जो है 10 ट्रिलियन रुपीज़ का जो बजट आता है एवरेजली, यानी जो पिछला बजट उन्होंने दिया था, अभी उसमें 5.2 ट्रिलियन जो है रुपीज़ जो है वो डेट सर्विसिंग जो है उसके ऊपर, यानी 52% तो ये लोग पिछली जो कर्ज़े लिए हैं उनकी किस्त और उनके जो है सूद देने पर खर्चा कर देते हैं। उसके ऊपर फिर 3 ट्रिलियन जो है 30% या 35% तो है वो खर्चा इनका हो जाता है डिफेंस पर, जो है मेजर पोर्शन तो वो ले जाते हैं, बाकी हाथ में बचता है जितना 15-17%, तो वो तो फिर तनख्वाहें देने के काबिल रह जाते हैं। फिर ये नए लोन लेते रहते हैं, और इसकी वजह से ये जो एक चक्कर है ना राउंड अबाउट वो चल रहा है, और जिससे लगता ऐसा है कि पाकिस्तान का निकलना नामुमकिन है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।